देखो बेटा, अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पढ़ा है, मैं एक बार वापस से अपन रिकेप करते हैं, वापस जाते हैं हम पास्ट में टाइम मशीन में बैठ के। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। वहाँ पे मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि कोई भी अगर मान लो लाइट रे बाउंस हो जाती है सरफेस से तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। या मैंने बोला था कि इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं क्या? अच्छा, उसका रीजन क्या होता है? क्या होता है? तो कौन सा कोलिजन होता है हमेशा किसी सरफेस एग्जैक्टली। उसके बाद और आगे बढ़े थे अपन ने, तो मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया था। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। उसका मतलब होता है तेरा तुझको अर्पण। मतलब जैसा है वैसा का वैसे। सेम डिस्टेंस से बनता है क्या? सेम साइज का बनता है क्या? अरे बात समझ में? अच्छा, वर्चुअल बनता है क्या? नहीं, अरे वर्चुअल ही बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। अगर आप राइट हैंड से हाई बोलोगे तो आपको लेफ्ट हैंड से इज इट क्लियर? यस। उसके बाद में नंबर ऑफ इमेजेस भी कैसे बनते हैं वो भी हमने पढ़ा। यस। और के लिए n/2 ओड वाला भी था। हां, A1 से A ओड अगर हो तो n इक्वल टू n होता है। इवन होता है n+1 फ्रिक्शन में ग्रेटेस्ट और अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा है तो n-1 पढ़ाई अब यहाँ से और आगे हम बढ़े तो नंबर ऑफ इमेज के बाद मैंने बहुत सारी चीजें आपको कुछ प्रॉब्लम जैसे भी कराई थी कि कोई यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और कोई रखा है वहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है। कितना डिस्टेंस तक उसको क्लियर है बेटा? आप इमेज अपना दे सकते हैं और किसी बंदे को अपना पूरा इमेज देखने में उसकी हाइट उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे स्फेरिकल मिरर। हमने एक स्फीयर लिया था, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया था, सिल्वर एक में इंटरनल और ग्रे में एक्सटर्नल। दोनों केस में हमें यहाँ पे दो मिरर मिले थे। जो ऐसा होता है जो इस साइड से मतलब इस साइड से बैक साइड से उठाए तो वो कॉन्वेक्स हो गया, और अगर ये ऐसा होता है तो ये क्या हो गया? उसके बाद मैंने नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया था। यस। अच्छा, जिस सेंटर से किसी मिरर को काटा गया है उस सेंटर को बोलते हैं उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस मिरर तक मतलब उसके पोल किसी भी मिरर के मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो पॉइंट को और फोकस से पोल के बीच में जो भी लाइन पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पैराक्सियल रेज वो होती है जो क्लोज टू द पैरेलल होती है। बात समझ में आ गई है? चलिए, बहुत सारे उसके बाद अपन ने मिरर से इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ा था। इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे चीजें आ रही थी। अगर पैरेलल कोई आती है प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको वाइस वर्सा भी सही है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल। क्लियर है? कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस यूटर्न लेके क्लियर है? सारे मिरर को से हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूला आया था 1/v मैग्नीफिकेशन पावर भी पढ़ा था अपन ने I/O माइनस V/V याद है? उसके बाद हमने और आगे बढ़े थे हमने, तो यहाँ से हमारा जो पूरा जो रिफ्लेक्शन है हमने सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद आए थे रिफ्रेक्शन। रिफ्लेक्शन में जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है मतलब प्रोपेगेट करती है तो उस केस में वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, या तो नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर। मैंने बताया था अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल हो जाएगी, और अगर मान लो क्लियर था? उसके मैंने स्नेल्स लॉ भी पढ़ाया था, μ1 sin I = μ2 sin I। मैंने बोला था कि सपने में भी ये फार्मूला, सपने में कोई पूछते स्नेल्स लॉ है तो क्या है तो हमारे दिमाग में ही आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद स्नेल्स लॉ चीजें हम अपरेंट चिड़िया मछली को देख रही है, मछली चिड़िया को देख रही है। क्लियर था? मैंने पढ़ाया था मैंने यहाँ पे मान लो चिड़िया मछली को देख रही है तो उसका डी अपरेंट होता है डी एक्चुअल अपॉन म्यू। पढ़ा है क्या अपन ने? शिफ्टिंग होता है डी एक्चुअल में से अपन डी अपरेंट को सबसे पहले देखो डी अपरेंट एक्चुअल 1 - 1 अपन क्या था? डी एक्चुअल याद है क्या? यस। एपरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट में पढ़ाया था। उसमें मैंने लिखा था कि यहाँ पे एच एपरेंट इक्वल टू होता है म्यू इनटू एच एक्चुअल। यहाँ पे मल्टीप्लाई जाता है क्योंकि हमें हाइट ज्यादा दिखाई देती है। याद है ना आपको? मतलब अगर कोई चिड़िया अगर मछली चिड़िया को देख रही है तो उसको ज्यादा हाइट नजर आएगी, कितनी हाइट पर है उससे भी ज्यादा आएगा। क्लियर है बेटा? शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर मैंने एक
फार्मूला ऐसा लिखाया था कि जिससे आपके सारे मसले सोल्व हो जाते थे। क्या था वो? म्यू ओमेगा स्क्वायर d1 by d2 क्लियर है क्या ये? उसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल भी पढ़ा अच्छे से। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है क्या हमने? अब यहाँ पर एक और चीज आती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, है ना। देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट रे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपोगेट करने के में काम में आता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जैसे मान लो मैंने एक पाइप ली है, टाइप पे पाइप क्या है, ये टाइप का, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल नाम सुना है क्या आपने? जो इंटरनेट, यस, ब्रॉडबैंड, बहुत ब्रॉडबैंड वगैरह जो है ना, तो बहुत ज़्यादा काम बनाए हैं। मतलब एक्चुअली एक टाइप का सीधी बात करें कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच ट्रांसमिट द सिग्नल्स। अरे वो मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। तो अगर मैं बात करूँ किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम भी यही होता है। ये केबल जैसा मान लो कि हमारा ये कुछ होता है और इसके पास यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे देखो, तो मान लो लाइट रे इस सरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे ये सीन होता है कि जो ये जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन जाता है, तो ये वापस से इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जाता है क्या? यस। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये लाइट रे यहाँ से बाहर नहीं जाते हुए वापस इसी मीडियम में मिल गया और इस तरह से इसका क्या यहाँ पे कंटिन्यू क्या TIR होता रहता है। अच्छा TIR होता है तो यहाँ पे एनर्जी में कोई भी चेंज मतलब नहीं होता, 100% एनर्जी। ये वर्ड पढ़ा है आपने कि अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ से हमारा एंटर होगा, तो ये यहाँ से क्या होता है बेटा? यहाँ से अच्छा हम सीधी सी बात बोलते हैं कि भैया जो ऑप्टिकल फाइबर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट रे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचाने में काम में आता है। टाइप का डिवाइस है ये। अरे बस समझे, ये दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। मान लो ये इंटरनल मटेरियल है इसका, ये वाला मटेरियल को हम मान लेते हैं यहाँ पे μ1 या μin, इस वाले को मान लेते हैं म्यू एक्सटर्नल म्यू एक्स। अच्छा मैंने बोला था डेंसर से रेयर में जाना चाहिए TIR के लिए, तो मैं एक बार बोल सकता हूँ कि जो म्यू इन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू आई एक्सटर्नल से। अरे बस समझे, क्योंकि इंटरनल जो ये क्या अंदर से बाहर को जाएगी लाइट, तो इसे बाहर को जाने नहीं देना है, रोक के रखना। तो फिर क्या करेंगे रोक के रखने के लिए? डेंसर से रेयर में जाना। अरे बस डेंसर से रेयर में, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? कौन सी प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे बात समझ में? तो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि ऑप्टिकल फाइबर, चलिए लिख लीजिए पहले डायग्राम में बनाना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर की थोड़ा सा। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल फाइबर is an optical instrument which is used for transmission of light rays from one place to the another place. Which is used for transmission of light from one place to the another place. यहाँ तक का सही क्लियर है? क्या होता है भैया? ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है किसमें यूज करते हैं हम? लाइट रेस को ट्रांसमिशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। अरे बात समझे? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा इसमें। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
आने का समझ में? अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या क्या सीन होनी चाहिए, दो कंडीशन भी लिखाई थी। पहली कंडीशन थी टेंसर से लेयर पे जाना चाहिए और दूसरी कंडीशन थी हमारी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा। मतलब इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये यहाँ तक का सीन समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट और मान लो एक यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल को अगर यहाँ पे उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अपन म्यू इन ले और आउटर का म्यू एक्स ले, तो यहाँ पे इंटरनल से आउटर जाने की कोशिश करेगी लाइट। तो हमें क्या करना है, इसको अंदर रोक के रखना है। तो हमें आउटर की जो लेयर बनानी है, इस लेयर को हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। क्या डेंसर से रेयर में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये किसके प्रिंसिपल वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब आप इस वाले डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। मिराज क्या होता है? मिराज का मतलब होता है जनरली बेटा ऑप्टिकल इल्यूजन। आ रही बात समझ में? मतलब आपने गर्मियों के दिनों में देखो तो आपने एक बाइक से जा रहे हैं तो आपको सड़क पे से पानी भरा हुआ नजर आता है ना कि यार पानी, लेकिन हम पास में आके देखते हैं तो पानी नहीं होता। ऐसे रेगिस्तान जो डिजर्ट एरिया होता है वहाँ पे भी कोई मान लो प्यासा बंदा है तो उसको देख, वो उसे खजूर का पेड़ दिखाई देता है। वो खजूर का जो पेड़ होता है वो नीचे उसे लगता है कि नीचे तालाब है, लेकिन पास जाकर देखता है तो कोई तालाब नहीं होता। तो एक टाइप का इल्यूजन होता है। और ये इल्यूजन का रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो रीजन क्या है, जैसे मिराज, मान लो हम बात करते हैं किसी डिजर्ट एरिया में, हमने यहाँ पे देखा कि एक रेगिस्तान है जहाँ पर एक नारियल का पेड़ है। ठीक, अब यहाँ से मान लो क्या होता है बेटा, एक्चुअली गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मान लो कि कोई बंदा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो देख रहा है इस सारी चीजों को कि भैया बड़ा ही प्यासा बंदा है, ठीक है। इसे देखना है कि खजूर के पेड़ को देखता है और देखता है कि नीचे पे तालाब बना हुआ है। और तालाब के इसका रीजन क्या होता है कि जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो नीचे यहाँ पे रेती होती है, सेंड होती है, जिसमें जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये पास वाली जो इसकी एयर है वो थोड़ी सी रेयर हो जाती है। मतलब ये जो होती है ये रेयर हो जाती है, फिर उसके ऊपर वाली थोड़ी सी डेंस, फिर उसके ऊपर वाली थोड़ी सी और डेंस, फिर उसके ऊपर वाली थोड़ी सी, तो यहाँ पे प्लेट्स में तब्दील हो जाती है। ये मान लो इसका मैं अगर मान लो इसको μ1 मान लो, इसको μ2, इसको μ3, इसको μ4, तो यहाँ पे जो μ1 होता है वो लेस देन μ2, लेस देन μ3, लेस देन μ4। समझ में आ गया? yes. मतलब पास वाली जो सेंड की गर्मी के कारण जो पास वाली एयर है उससे मॉलिक्यूल थोड़ी दूर चले, मतलब वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है। yes. उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा डेंसर, फिर डेंसर। अब मान लो कि ये वाली जो भी हमारी जिस मान लो इसकी छोटी सी ये ब्रांच है, इस ब्रांच से कोई भी लाइट जाए तो अच्छा डेंसर से जब ये मैंने बोला था कि रेयर में जा रही है, रेयर में जा रही है तो थोड़ा सा अवेल हो जाता है। यस। और एक कंडीशन और डेंसर से रहते तो और रेयर हो जाएगी। आएगा समझ में? एक कंडीशन ऐसी होती है कि इसका जो यहाँ से TIR हो जाता है, क्या हो जाता है इस पॉइंट से इसका TIR का मतलब क्या होता है? और ये जो लाइट है ये इसकी एक्चुअल में इसकी आंखों में पड़ती है, तो ये देखता है कि भैया जो यहाँ पर इसको लाइट यहाँ से आती हुई नजर आएगी, तो देखते हैं कि जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है। तो इसको यहीं पर एक ऐसा ऐसे पेड़ बना हुआ नजर आता है कि यहाँ पे कुछ शाखा है, ठीक, यहाँ पे इसको एलिटिस नीचे एक पेड़ नजर आता है। तो ये क्या है, इसका इल्यूजन है। यस। क्या है ये? इल्यूजन। मेरी बात समझ में आ गई कि मिराज का जनरल मीनिंग क्या होता है? ये इस पर मतलब ये TIR R की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि यहाँ से इस ब्रांच से कोई लाइट रे चली तो जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ से जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो उस केस में क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि भैया यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का रीजन क्या होता है कि उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। क्या इस वजह से उसका TIR की ये लाइट है यहाँ से इसकी आंख में गिरेगी, इसको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इसको नीचे लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या भरा हुआ है बेटा, मतलब उसे ऐसी फीलिंग आएगी नीचे क्या है, पॉन्ड है। लेकिन एक्चुअल में ये होता है क्या, बात समझ में आ गई?
तो यही इल्यूजन क्या कहलाता है हमारा, बात समझ में आ गई। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए आप, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, इस पर कर लीजिए सर ये पॉइंट इसके आगे चलिए लिखिएगा रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। द नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। हो गया सर, स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लो स्फेरिकल सरफेस क्या है कि हमने यहाँ पे दो तरह के मिरर पड़े थे, स्फेरिकल मिरर, एक तो कॉन्वेक्स था और कॉन्केव था। अब मान लो कि ये कमरा है, इस कमरे में हमने एक साइड एक बड़ा सा ग्लास रखा, आगे बात समझे, और उस ग्लास का मतलब हमने देखा कि उसको जो हमने सरफेस बनाया स्फेरिकल बनाया। जैसे आपने पेपर वेट की बात की, पेपर वेट को आप सनलाइट के सामने लेके जाओ तो आपको सन का एक छोटा सा इमेज दिखेगा, तो हम उस इमेज की एक्यूरेट पोजीशन भी निकाल सकते हैं कि उसके सरफेस से कितने डिस्टेंस पे ये बन रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। चलिए अगर मैं बात करूं स्फेरिकल सरफेस किस तरह का स्फेरिकल सरफेस बेटा समझना है, इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझना। मान लो यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख के कोइंसाइड होते हैं, इससे लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं यू बोलता हूँ ना, पढ़ा है मैंने। ये यहाँ से किसी पॉइंट पर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर यहाँ पे इंसिडेंट होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाने वाली लाइन को ही हम यहाँ पे नॉर्मल बोलते हैं क्या बेटा, और नॉर्मल के साथ जो बनने वाला एंगल है इसको अरे बात समझ में। इस वाले बाहर वाले को हम बोल रहे हैं कि इसका जो v1 है और इसका रिफ्लेक्टिव है समझना बेटा, ज़्यादा का सिर्फ क्लियर है। उसके लिए क्या यहाँ से इंसिडेंट होगी क्या, मतलब अगर ये रेयर से अगर डेंसर जाती तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगी क्या, और ये कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पर एक इमेज बनाएगी। इस वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट लगे वाला को क्या बोल रहे हैं अपन, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं यहाँ तक का सीन क्लियर है। अच्छा यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस इसको हम R बोलते हैं, सारे बच्चों को पता है। अच्छा यहाँ से लेके इमेज तक को क्या बोलते हैं, ये भी पता होगा सभी, V बोलते हैं क्या, डेरिवेशन है समझना। तो हमने क्या किया, we take a spherical surface and take an object at a distance u from the point B. आएगा समझ, a light ray incident at the point A and after reflection it bends towards the normal. हमारी बात समझ, अच्छा ये towards the normal रेयर होगा, अरे रेयर से denser and make an image at point I and distance of the image I from the point B is G and distance of point C, the center of curvature from B is R. यहाँ तक का सीन क्लियर है। इस वाले एंगल को हम यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, इस वाले को यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, इस वाले को गामा लेते हैं। एक्चुअली अल्फा बीटा गामा ये रिलेटिव वर्ड्स है, आगे स्पेसिफिक नंबर सारी चीजें साइन वगैरह एक्साइड नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक का सीन क्लियर है, ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आएगा। अभी डायग्राम की सारी पूरी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैसे यहाँ पे स्पाइरल मिरर जो स्पाइरल हमने यहाँ पे मीडियम ले लिया है, सारी चीजें आप मतलब जो भी डायग्राम में हो गया उसे हम यहाँ पे थ्योरी बेस्ड थ्योरी पार्ट में अपने सारे कोडिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेशन शुरू होता है। आपने किसी भी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इन ए ट्रायंगल आपने 6 क्लास में 6 या 7 क्लास में से लेके तो 10th क्लास तक आपने एक सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ये पढ़ा है आपने, इस एंगल को होता है एक्सटर्नल एंगल्स, ये पढ़ा है यस पढ़ा है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल। आगे बात समझ में, ये किसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक थ्योरम है जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल AACO या OAC, इन ट्रायंगल OAC, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, OAC ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है क्या,
यहाँ पे इंटरनल एंगल अल्फा और बीटा है Yes. और एक्सटर्नल एंगल क्या है यहाँ पे I. देखो जरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आई ए ओ ए सी अल्फा बीटा इंटरनल और यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है I. तो अपन लिख सकते हैं क्या बेटा आई जो यहाँ पे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस इक्वेशन नंबर यानी का सिंपल क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट वन इन ट्रायंगल में अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ए सी आई मतलब ये वाला ट्रायंगल ये गामा ये आप नहीं बताइए क्या है ये Gamma. इन ट्रायंगल ए सी आई अच्छा इसमें इंटरनल एंगल्स क्या है गामा और आर क्या है आर प्लस गामा जो है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आर इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या बीटा माइनस इस गामा को इधर ले गए तो बीटा ये समझ में आ गया बेटा इंटरनल एंगल देखो यार आर प्लस गामा एक्सटर्नल एंगल कौन है Beta. समझ में आ गया यहाँ पे तो आर प्लस गामा बीटा गामा में इधर ले गए तो ये इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर यहाँ तक का सी क्लियर है Yes. अच्छे से कोई मसला नहीं है अब यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ सारे बच्चों ने पढ़ा है स्नेल्स लॉ क्या होता है mu1 sin i mu1 sin i sin of alpha plus beta अरे बस समझे और मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर थीटा बिलोंग्स टू थीटा क्या हमारे स्मॉल Yes. तो उस So sin I is equals to I हो जाएगा. sin थीटा को हम थीटा लिख थीटा लिख सकते हैं. थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं मतलब हम ये इस तरह से कर सकते हैं पढ़ाया कि नहीं Yes. चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे mu1 अच्छा sin i इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा Mu I. इसको चलो इस पर नीचे लिखा है तो इसको नीचे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको sin i upon sin r is equal to Mu2 upon mu1. कोई मसला किसी को यहाँ पे और चाहे i बहुत छोटा है तो यहाँ पे sin i और sin r को मैं ऐसा लिख सकता हूँ I upon r I. Mu2 upon mu1. इसे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3. आगे बात समझ में तो आप इसको अभी क्या कीजिए नोट कीजिए फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे वैल्यू कॉपी चलिए अब देखो यहाँ पे यहाँ तक का हमारे पास ये तीन इक्वेशन आई आई और आर की वैल्यू हमने बीटा अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकाली और यहाँ पे हमारा जो एक स्नेल्स लॉ से आता है आई बाय आर इक्वल टू mu by v1 अच्छा यहाँ पे मैं आई और आर की वैल्यू पुट कर दूं क्या Yes. पुट द वैल्यूज of I and R in equation number थर्ड पुट कर दूं मैं Yes. तो जब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो I की जगह कितना रखूँ बेटा बताओ जरा अल्फा प्लस बीटा रखूँ R की जगह क्या रखूँ बताओ जरा बीटा माइनस इज इक्वल टू क्या चला ये mu2 by यानी का से क्लियर है Yes. अब देखो जरा मुझे बता कि भैया अल्फा को मैं 10 अल्फा भी लिख सकता हूँ Yes. क्या लिख सकते हैं हम 10 alpha. 10 अल्फा प्लस 10 बीटा लिख देंगे इसको Yes. डिवाइडेड बाय 10 बीटा को बीटा यहाँ पे क्या लिख 10 बीटा देंगे माइनस 10 बीटा माइनस 10 गामा इज इक्वल टू mu2 by हम जान सकते हैं कि थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 theta. अरे बस समझ गए अच्छा 10 अल्फा की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ और ये वाला पार्ट में हटा देगा और इसके बाद मैंने 10 अल्फा बीटा गामा की यूज में देखो आप ही लोग मुझे बताएंगे 10 अल्फा इज मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AB अपॉन BO अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस Base. अरे बहुत ही यहाँ पे बहुत परपेंडिकुलर डालना है यहाँ पे पॉइंटर ऑफ व्यू डालते हैं तो बहुत दिख हो जाएगा उसको अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन BO Bio. मतलब यहाँ से पर्टिकुलर आपको ये कोई पॉइंट आएगा बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैसे भी क्या हो जाएगा 0 होगा समझा नहीं चलिए भैया 10 बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ जरा AB अपॉन BC हो गया क्या Yes. चलिए 10 गामा की वैल्यू AB अपॉन C A B I. AB upon B I. क्लियर है क्या तक क्लियर है बेटा अच्छा एक और बात मुझे बताओ BO को मैंने क्या इधर लिया है U लिख सकते अच्छा U लूंगा कि माइनस U लूंगा Minus. क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है Yes. अब ये वो पॉजिटिव हो गया तो इधर क्या हो गया
डायरेक्शन को अपनी मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था मैंने साइन Yes, yes. इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे माइनस यूनियन हो गया बेटा Yes. चलिए भैया एक और इसमें आता है बी से सी बी सी Positive R. पॉजिटिव आर है पॉजिटिव होगा पॉजिटिव ऐसे Positive. बी आई क्या देना Positive B. समझ में आ गया बेटा सारा Yes. चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टेन अल्फा क्या लिखूं मैं ए बी अपॉन बी बी ओ प्लस ए बी अपॉन टेन बीटा बताओ जरा BC. ए बी अपॉन बी सी माइनस टेन बी गामा क्या लिखूं बेटा AB upon DI. ए बी अपॉन DI. इज इक्वल टू म्यू 2 बाई AB common ले. ए बी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे Yes. तो ये भी कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दिए अपन तो AB ऊपर upon बचा 1 upon है BO plus 1 upon BC upon नीचे से भी एक कॉमन लेके ना 1 upon BC minus 1 upon DI. इज इक्वल टू 2 बाई ए बी से भी ऐसे बचाया क्या बेटा अपन? Yes. अब मैं इधर का हटा दे रहा हूँ ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो तो इसको हम हटा देते हैं चलिए तो अब यहाँ से हम जाते हैं क्या पहले होता है तो यहाँ पे देखो जरा कि आपने 1 बाई बी ओ अपने यहाँ से आ गया 1 बाई बी ओ प्लस 1 बाई बी सी डिवाइडेड बाई 1 बाई बी सी माइनस 1 बाई बी आई इज इक्वल टू म्यू 2 बाई बी ओ अब यहाँ पे बी ओ बी सी और बी आई की वैल्यू पे पुट कर दूं क्या मैं अच्छा भैया 1 बाई बी ओ क्या लिखूंगा बताओ जरा यू माइनस यू रख दूंगे यहाँ पे आगे माइनस लगा दूं ना 1 बाई बी ओ है ना तो बी ओ की जगह क्या रखिए यू रखिए 1 बाय आर प्लस 1 by R. 1 by r डिवाइडेड 1 by R. 1 by r माइनस 1 by 1 by b बस समझ आ गई बेटा Yes. ये mu2 by u1 यानी का सिंपल है बेटा इसको mu1 को इधर देखो इसको इधर देखो तो ये क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा mu1 1 by u माइनस plus 1 by r पल्ले बढ़ गया equals to mu 2 equal to mu 2 mu2 इधर रह गया हमारा 1 by r minus 1 by r समझ में आ गया बेटा Yes. ये mu1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mu1 by u प्लस mu1 by r is equal to mu 2 by r minus mu by v ये आर आर वालों को एक साइड देखो बाकी सब कुछ ये इसलिए माइनस को उधर जाके क्या प्लस लाएंगे Yes. तो यहाँ से mu2 by v mu2 by v इधर बचा है माइनस mu1 by u ये mu2 by r ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा फिर। तो हमारा यहाँ से फार्मूला डिजाइन हो जाता है mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r r एलसीएम ले लें Yes. तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से डिजाइन हो जाता है आगे बात समझ में yes ये है भैया रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर अगर मान लो कोई भी बाहर में जो ह्यूमन अपने अगर मान लो हवा लिए एयर लिया है तो एयर का क्या है Watt. है तो ह्यूमन की जगह पे आप क्या करते हैं Watt. एक्चुअल फार्मूला होता है वो mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r and what is r here radius Radius of of curvature u is the position of Position of object object. Image. इमेज बेटा Yes. चलिए इसको आप इतना नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं देखिएगा a point object is placed at 100 centimeter. A point object is placed at 100 centimeter from a convex spherical surface. From a convex spherical surface. कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस अभी मैंने कराया वो कौन सा सरफेस था बेटा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही आपने देखा होगा इस तरह का आएगा सर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर and mu is equal to 3/2 and mu is equal to 3/2 अच्छा म्यू का मतलब समझ में कि ग्लास से बना हुआ है इसमें Glass से बना है। और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हवा में कर रहे हैं तो One. म्यू का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया mu1 होगा then calculate the final position of the image then
calculate the final position of the image. This is the first question. Next question लिखे क्या अगला क्वेश्चन नंबर 2 आगे बता रहे अब मैं अपने कॉन्वेक्स की जगह कन्वर्ट कर देता हूँ कॉनकेव में सेम कॉनकेव में सारी चीजें सेम रहेगी पर बस यहाँ पे क्या Yes, हो जाएगा रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे कॉनवेक्स में नेगेटिव होती है Negative। और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है बात समझ में आ रही है बेटा चलिए लिखिएगा नेक्स्ट वन सेम क्वेश्चन यार मैं एकदम क्वेश्चन लिखिए इन प्रीवियस प्रॉब्लम if we change surface from convex to concave if we change surface from convex to concave of same radius of curvature अब हमने कॉन्वेक्स से कॉनकेव में तब्दील कर दिया उसको और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है इट इज 20 सेंटीमीटर देन in this case where image forms मतलब इमेज हमारा इस कंडीशन इस सिचुएशन में कहाँ बनेगा ठीक है तो चलिए दो क्वेश्चन है आपके पास अच्छा खासा टाइम है तब तक ये आप कीजिए यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ पहला प्रॉब्लम आपको देखो मैंने आपको दो प्रॉब्लम दिए मैंने बोला एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर बेटा 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यू कहाँ रखा है बताओ जरा 100 सेंटीमीटर वैसे यू को हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव याद है ना सभी को इंसिडेंट राइट मतलब इंसिडेंट बेस की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है तो हमेशा हम क्या लेंगे इसको यू और ये आर जो होता है ये डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स है कि कॉन्वेक्स अब यहाँ से हमारा जो फार्मूला आता है मैं अभी आपको बताया था μ2 / v - μ1 / u is equal to μ2 - μ1 / r ऐसे कुछ होता है क्या बेटा अब पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए μ2 सारे बच्चों को पता है μ2 1.5 पे रखा है क्या यस 3/2 को 1.5 v हमें निकालना है माइनस μ1 एयर का कितना होता है 1 ये क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी है एयर में और μ2 मतलब जो ग्लास शीट का जो स्फेरिकल है वो क्या हो गया 3/2 मतलब दे रखा है ना 3/2 डिवाइडेड बाय u कितना 100 दे रखा बेटा यस तो 100 रखेंगे माइनस 100 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस μ2 1.5 माइनस μ1 इज इक्वल टू r कितना दे रखा है 20 लेकिन मैंने प्लस क्यों ले रहा हूं इसका रीजन बताओ मुझे कॉन्वेक्स सरफेस यहां तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को चलिए भैया तो यहां से ये बताओ ये 1/100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय ये 1/100 को उधर ले जाना हो तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1/100 इधर बचा 1.5 डिवाइडेड बाय मेरा कैसे क्लियर है बेटा अच्छा 20 और 100 में से कौन सी चीज जो एलसीएम ली जा सकती है 100 5 से डिवाइडेड बाय b यहां पे हम 100 एलसीएम ले रहे हैं यहां से यस अच्छा 100 एलसीएम लेने का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना और 100 से ही मल्टीप्लाई करना मतलब 100 ऑलरेडी हम डिवाइड ले चुके हैं अब 100 से मल्टीप्लाई करो 100 बाय 25 हो गया 5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो जाएगा 2.5 समझ में आ गया माइनस इसमें 100 को मल्टीप्लाई करो 100 into 1/100 100 से 100 कैंसिल कितना बचा 1 नहीं आया समझ में 100 एलसीएम लेने का मतलब होता है कि 100 से हमने डिवाइड किया और 100 से क्या किया मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे होल 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बहुत आसान है हां ठीक है तो ये कितना बचा बेटा 1.5 हो गया क्या ऊपर यस नीचे 100 यहाँ पे बचा 1.5 by v 1.5 से 1.5 क्या हो गया कैंसिल तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/100 इसको फ्लिप कर दे 180 डिग्री से तो ये इक्वल टू यहाँ पे 100 से यहाँ तक का सीन क्लियर है क्या सारे बच्चों को तो ये तो हमने निकाला कॉन्वेक्स सरफेस का अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है बेटा बताओ जरा कॉन्केव यहाँ पे हम कौन सा सरफेस लेते हैं कॉन्केव सरफेस यहाँ का सेम क्लियर है बेटा सेम फार्मूला सेम डाटा दे रखा है तो यहाँ पे मैं यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट तो चलिए μ2 वैसा का वैसे 1.5 v निकालना है माइनस
म्यू1 1 डिवाइडेड, ये भी 100 दिया है तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि u की पोजीशन को हमेशा माइनस देते हैं, तो 100 दिया माइनस 100 देंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, r माइनस म्यू2 1.5 माइनस म्यू1 1, यहाँ पे सिर्फ माइनस 20 प्लस 20 लिया था, यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस 20, क्यों भैया कॉन्केव सरफेस को पल्ले पड़ गई ना, चलिए बहुत बढ़िया 1.5 by b। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा 0.5 by माइनस 20 हो जाएगा क्या? Yes. अच्छा ये 1 by 100 प्लस का इधर जाके क्या माइनस का, समझ में आ गया? अच्छा यहाँ से ये माइनस 20 है वैसे, अच्छा यहाँ से भी कौन सी चीज है जो यहाँ से एलसीडी है 100 अरे का समझ में? Yes. चलिए 100 का पहले से मल्टीप्लाई किया तो 100 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 20 2.5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2.5, है ना, ये माइनस आ गया, इसको चाहे तो अपन क्या तो यहाँ पे ला सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2.5, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है ये 1.5 माइनस 1 इज 0.5 डिवाइडेड बाय 20, ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस का 1/100 इधर ले जाए तो चलिए, और यहाँ से मैंने 100 ले लिया, एलसीएम 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 मल्टीप्लाई 0.5 50 by 20 2.5 100 by 100 1 माइनस है तो माइनस ये माइनस 1.5 अच्छा ये कितना बेटा माइनस 3.5 आ गया क्या Yes. डिवाइडेड बाय क्लियर है ये। अच्छा अब यहाँ पे हमको b निकालना है, b को इधर ले जाए, बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड पे तो ये हो जाएगा 1.5 तो ऐसे ये साथ में 100 को इधर ले गए और ये जो माइनस 3.5 को इधर ले गए और b को ले गए ऊपर, ये b निकालना अपने को, चलिए b को 100 मल्टीप्लाई 1.5 150 हो जाएगा माइनस 150 हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 100 1.3 दिस इज 1.5 तो यहाँ से डिवाइडेड बाय 3.5 क्या करें बेटा बताओ जरा, एक और जीरो लगाते हैं और एक पॉइंट हटा दें, चलिए तो ये 35 हो गया 5 से जाएगा 5 से 1 जाएगा 300 माइनस 300 बाय 7 हो गया तेरा, Yes. तो मीटर में ये तो अपने सेंटीमीटर इसमें आ गया, अगर फ्रैक्शन में लिखूं मैं तो फ्रैक्शन में कितना हो जाता है देखते हैं 7 4 जा आएगा समझ में माइनस 7 4 जा 20 है 2 बचा है ना, और 7 को 20 में कितना 2 जा समथिंग हो जाएगा 2 जाओ 6 बचे 6 बचा यहाँ पे यस तो 2 63 हो जाता 9999 हो जाता 56 क्या रहा तो ये अप्रोक्सीमेट अपन ऐसे लिख सकते हैं कि b अप्रोक्सीमेटली ये जो आएगा माइनस का 43 सेंटीमीटर आएगा, वहां समझ में आ गई? यस क्लियर है क्या बेटा ये? अप्रोक्सीमेटली मतलब ये क्लियर है यार, तो आसान है ये। तो देखो इसमें 100 सेंटीमीटर आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है माइनस 43, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कॉन्केव सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है तो इमेज का इधर बन रहा है, लेकिन कॉन्केव में ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है तो इमेज इधर बन रहा है और ये करीब बन रहा है। Yes. आगे बात करते हैं, क्लियर है? Yes. नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, अब अगला जो टर्म आता है वो आता है लेंस। आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस पर लेंस होता क्या है, जल्दी उसकी बात है। तो लेंस का जो जब से लेंस बने ना, आधी वाली दुनिया को बदलने का तरीका बदल गया हम लोग का। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनफैक्ट आपके स्पेक्स सभी में लेंस का यूज है। अरे बात समझे, ये लेंस काफी मतलब 5-6 टाइप के होते हैं, मतलब इन्हें बनाया जाता है किस तरह से। तो एक्चुअली लेंस का जनरल मीनिंग होता है कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक मीडियम, लाइक हम ग्लास की बात करें, मतलब कोई भी स्पेसिफिक मीडियम का एक बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कुछ इस तरह का होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी क्या एक टाइप का बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आपने वर्ड सुना आपने कन्वर्जिंग, इकट्ठा करते कन्वर्जिंग, और जो लाइट रेज को फैलाते एक्चुअली हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग होगा और कॉन्केव होगा वो डायरेक्ट लेंस के बारे में बात करें। सबसे पहले जो आता है यहाँ पर
लेंस में, लेंस का मतलब होता है ए स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का। अच्छा, हमारे जो आंखों के अंदर लेंस है वो भी एक लचीले पदार्थ का बना होता है, लचीले मतलब मटेरियल का बना होता है। वो क्या मतलब फ्लेक्सिबल होता है क्या? कम ज्यादा होता है। आपको पता है उसकी फोकल लेंथ कितने से कितनी चीज की लिंक होती है? हमारे 15 सेंटीमीटर से लेकर हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना, हमारे जो आई लेंस, उसकी फोकल लेंथ 2.25 सेंटीमीटर से, याद रखें 2.25 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जिसमें हम यहाँ पे करीब से लेकर इनफाइनाइट तक की चीजें निकाल देख सकते हैं। 0.25 का डिफरेंस। अरे बात समझ में, सोचो एक कितना वेरिएशन है खाली 0.25 0.25 का वेरिएशन है, इतने में हम सोचो करीब से लेकर इनफाइनाइट तक का देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा वेरिएशन, इसलिए आपने पता है स्पेक्स लगने का रीजन क्या होता है कि मान लो कोई बंदे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद जैसे बस कुछ डिस्टेंस का दिखाई, उसके बाद उसको ब्लर हो जाएगी, है ना। और मान लो कुछ करीब का दिखाई दे रहा है तो उसके बाद उसको करीब जो है वो ब्लर हो जाता है, दूर थोड़ा दूर चलने के बाद वापस सही हो जाता है। तो ये सीन है एक्चुअल में। तो लेंस जो है काफी यूजफुल है, ये आपका मेडिकल साइंस में काफी यूज है इसका। तो चलिए भैया बात करते हैं लेंस में। तो मेरे बताया ये स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लेंस। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की। इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे कॉन्वेक्स। समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कोई इस तरह का मीडियम होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा बाइकॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं इसको? बाइकॉन्वेक्स। अब यहाँ पे इसको 20 से अपन मतलब अगर इसको कट कर दे तो सिर्फ अपने पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बचेगा क्या? ये 20 से कट कर दिए। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड प्लेन है क्या इसका? यस। इसको और हम इस तरह से करते हैं, मतलब इसमें चांद आता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। आएगा समझ में क्या बोलते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्लियर है क्या? यस। उसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है हमारा कॉनकेव लेंस। क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसा डाइवर्स टाइप होता है, ठीक। तो ये जो है 2 के होते हैं, मतलब एक केस का होता है ना। यस। तो ये जो है हमारा, इसको क्या क्या नाम दिया था? बाइकॉनकेव लेंस। इसको बीच में से काट दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। बात समझ में आई बेटा? और एक वापस इसको स्ट्रक्चर इस तरह कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स कॉन्केव इस तरह का दिख रहा है। यस। ये जो हो गया हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव। कॉन्वेक्स को कॉनकेव, कॉन्केव। ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स। आएगा समझ में? Yes. कॉनकेव कॉन्वेक्स से दिस इज कॉन्वेक्स को कॉन्केव। ये 6 टाइप के हमारे लेंस होते हैं। हमारी कटिंग वगैरह ऐसे कट करना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कटिंग करते तो क्या क्या सिनेरियो होता है, हम सब पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा Yes. कि लेंस क्या होता है? एक मीडियम का स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज जो है ऑप्टिकल साइंस में बहुत ज्यादा किया जाता है, लाइक स्पेक्स में, माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में, एवरीवेयर इसका काफी सारा यूज है। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव। 2 टाइप होता है जनरली, लेकिन कॉन्वेक्स को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड किया, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ऐसे ही कॉनकेव को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में, बाइकॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। बल्ले पड़ गई याद है। तो बस इसको आप यहाँ पे बनने से किस तरह इसे बोलते हैं हम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। हमने क्या किया है इनका? नोमेनक्लेचर ऑफ लेंसेस। क्लियर? तो ये कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से।